हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में तथा इनके द्वारा किए गए कार्य, और ये भी देखेंगे किस तरह अंग्रेज भारत में आए और धीरे धीरे शासन करना शुरू किया। तो सबसे पहले ब्रिटिश राज्यों का विस्तार। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ था वो व्यापारिक इकाई के रूप में शुरू हुआ था, यानी जो अंग्रेज भारत में आए थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इसके लिए 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी छूट प्रदान की गई थी कि एशिया में जाकर वे व्यापार कर सकते हैं। एशिया में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने छूट प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी व्यापारिक शक्तियों के अलग होकर ये धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति बन गई थी 3 शताब्दियों के अंत में। और धीरे धीरे इसका व्यापार जो था भारत और किसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो इसके लिए जब धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ने लगा तो भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय की नियुक्ति की गई थी। भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय की नियुक्ति इसीलिए की गई थी क्योंकि इस व्यापार को संभालने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे टॉम स्मिथ। टॉम स्मिथ बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर, और इसके शुरुआत में 217 साझेदार थे। अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो की थी 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट के निकट मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। मैप में भी आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के निकट मसूलीपट्टनम। तो यहाँ इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ये भी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। तो वो था रेड ड्रैगन। पहला समुद्री जहाज भारत में आने वाला रेड ड्रैगन था। आगे धीरे धीरे मुगल शासक जहांगीर के द्वारा 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त मिली। ये इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी थी सूरत में 1613 ईस्वी में। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका व्यापार धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था एशिया और भारत के साथ। और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है कि पहला प्रथम अंग्रेज जो मुग़ल दरबार के शासन में आया था वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस था जो मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आया था। आगे ब्रिटिश राज्यों का विस्तार कैसे कैसे हुआ। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो पश्चिमी तट का मुख्यालय बनाया था सूरत में वो इन्होंने हटाकर मुंबई कर दिया इसका मुख्यालय। गेराल्ड ओगियर इन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की थी। ये सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर था ये गेराल्ड ओगियर। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सुतानूनी, कालीकार तथा गोविंदपुर इन 3 चौथे जमींदार थे, इसको भुगतान प्राप्त कर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट हुए थे वो थे चार्ल्स अय्यर पहले प्रेसिडेंट थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। फोर्ट विलियम कॉलेज बाद में कालांतर यही कलकत्ता नगर कहलाया था। कालांतर में ही ये स्थापित किया गया था जहाँ पे ये बाद में कलकत्ता नगर कहलाया था, जिसकी नींव रखी थी जॉर्ज चार्लोक ने इसकी नींव रखी थी। आगे अंग्रेजों के महत्वपूर्ण युद्ध हम देखेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे इन्होंने डायरेक्ट भारत पे राज्य करना स्थापित नहीं किया था। सबसे पहले इन्होंने बंगाल पे अपना राज्य स्थापित किया था। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, उसके बाद धीरे धीरे अपने इन्होंने भारत में शासन करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले अंग्रेजों के 2 महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे जिसके द्वारा इन्होंने बंगाल पर शासन किया। तो सबसे पहले 1757 की प्लासी की लड़ाई तथा 1764 की बक्सर की लड़ाई। इसके द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करना शुरू किया था। भारत में नहीं, बंगाल पर शासन करना शुरू किया था। तो प्लासी की लड़ाई के बारे में देखेंगे। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये सब एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई या बक्सर की लड़ाई कब हुई, किन किन के मध्य हुई, कौन विजयी रहा कौन हारा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तो इसने अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। कौन? सिराजुद्दौला।
इस प्रकार अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला को हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। पलासी है कहाँ पे? पलासी है भागीरथी नदी के किनारे, उड़ीसा के तट भागी नदी के किनारे है पलासी। आगे अंग्रेजों के दूसरे युद्ध के बारे में करेंगे, बक्सर का युद्ध। तो 1757 की पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के द्वारा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल पर शुरू हुआ। तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये नवाब कठपुतली मीर जाफर को इन्होंने बनाया था बंगाल का नवाब, जो अंग्रेजों के कठपुतली ही था, क्योंकि इसने सिराजुद्दौला के द्वारा गद्दारी की थी, जिस कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारा था। तो अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में इसे हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में, किसके द्वारा? अंग्रेजों और मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय के बीच तथा नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कौन? अंग्रेज जो है विजयी रहे थे बक्सर की लड़ाई में। तो इसके द्वारा अब इन्हें बंगाल पर शासन करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना बंगाल पर शासन करना शुरुआत किया। तो कंपनी के अधीन जो पहले गवर्नर जनरल थे, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए सबसे पहले 1757 से लेके 1767 तक, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल। इन्होंने जो शासन प्रणाली लॉन्च की या इनके द्वारा जो जो किए गए कार्य हैं, अब हम यहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा कंप्लीट हुआ है, इसमें हम इन चीज़ों को देखा है, किस तरह अंग्रेज भारत में आए, भारत में धीरे धीरे शासन करना शुरू हुआ। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट है हमारा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने देव शासन प्रणाली अपनाई। देव शासन प्रणाली एक्चुअल में थी क्या? इसके द्वारा यह था कि जो शासन करेगा वो नवाब ही करेगा, लेकिन वो एक प्रकार के अंग्रेजों की एक कठपुतली होगी। शासन तो चाहे वो करेगा, लेकिन वो अंग्रेजों की एक कठपुतली होगी, उनके इशारों पे नाचेगी। क्योंकि इसमें यह था कि जो राजस्व वसूलने का अधिकार और शहरी सैनिक संरक्षण विदेशी मामलों के अधीन थे, ये सब किसके अधीन थे? ये सब अंग्रेजों के अधीन थे। और शासन चलाने की व्यवस्था किसके हाथों में थी? ये थी नवाबों के हाथ में थी। कोई राजस्व वसूलना है, पैसे के मामले, इन्हें सैनिक संरक्षण प्रदान करना है, तो ये सब अंग्रेजों के हाथ में थी। लेकिन ये सिर्फ नवाब जो इनके हाथों की कठपुतली थे, ये सिर्फ शासन करते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए 2 उप दीवान भी नियुक्त किए थे। तो बंगाल के जो लिए उप दीवान नियुक्त हुए थे वो थे मोहम्मद रजा खां। बिहार के लिए जो उप दीवान नियुक्त हुए थे वो थे राजा शिताब राय। ये आगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अब उन्हें अंग्रेजी क्षेत्रों का भी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जिसका जो कार्यकाल था वो था 5 वर्षों का था। इसका उद्देश्य क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का? तो जो इसका उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रण करना था। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा किए गए कार्य क्या क्या थे? तो इनका जो शासनकाल था वो था 1774 से लेकर 1785 ईस्वी के तक। तो इन्होंने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। इन्हीं के शासनकाल में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था, इन्हीं के शासन काल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 पास हुआ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के ही शासन काल में, जिसके द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। यानी जो जो भी केस आएंगे कलकत्ता से रिलेटेड, वो सब इसमें सुनवाई होगी उच्चतम न्यायालय में, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं आप हिक्की बंगाल गैजेट का पहला समाचार पत्र जो भारत में प्रकाशित हुआ था। ये मैंने पिक एक डाउनलोड की थी आपके लिए कि आप ये देख सकते हैं, हिक्की समाचार पत्र जो सबसे पहले आया था भारत में प्रकाशित समाचार पत्र। आगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो हुए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इनके द्वारा और कौन कौन से कार्य हुए थे? तो इनके द्वारा प्रथम अगल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के मध्य।
दूसरा अगल मैसूर भी युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, 1780 से लेके 1784 के मध्य। आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए संसद में पेश किया गया था। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा चलाई जाती थी। तो इनका ये उद्देश्य था कि इसको हम ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी को, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो एग्जाम में कैसा बनता क्वेश्चन? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके शासनकाल में पास हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इन्हीं के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग ने 1785 में इस्तीफा दे दिया था। अब इसके बाद किसका शासनकाल आया? इसके बाद शासनकाल आया सर जॉन मैकफर्सन का। लेकिन ये एक अस्थायी गवर्नर जनरल थे जिनका शासनकाल था 1785 और 1786। एक्चुअल में जो शासनकाल आया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो 1786 से 1793 में नियुक्त हुए, और एक बार इन्हें 805 में भी नियुक्त किया गया था, लेकिन इनकी जल्द ही मृत्यु हो गई थी 805 ईस्वी में। तो इनका जो मेन शासनकाल रहा वो 1786 से लेके 1793 के मध्य रहा। तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे वो हैं, इन्होंने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर दी और एक दरोगा नियुक्त कर दिया। हर जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा नियुक्त कर दिया गया था। इनके द्वारा ही जिले के अधिकार क्षेत्र के लिए कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए गए थे, यानी एक कलेक्टर नियुक्त किया गया था और हर जिले का अधिकार उनके हाथों में दे दिया गया था कि हर जिले को वही देखेंगे, वही संभालेंगे। कॉर्नवालिस को ही इसीलिए भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, इन्हीं कार्यों के कारण, क्योंकि इन्होंने शासन प्रणाली पर काफ़ी अधिक महत्व दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो पूछी जाती है स्थायी बंदोबस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में जो आई थी, ये एक प्रकार की भूमि कर व्यवस्था थी, यानी आप अगर भूमि पर फसल उगाएंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसमें भू राजस्व का लगभग 90% ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देना पड़ जाता था। 10% जो किसान थे वो अपने पास रखते थे। तो इसमें किसानों का काफ़ी विरोध भी था, और एक प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक प्रकार से भारत के किसानों को या भारत को एकदम दबाने के लिए कोशिश की जा सकती थी, और भारत में किस प्रकार राज्य किया जाए। तो ये इस प्रकार की नीतियाँ थी जो अंग्रेज लाए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का 90% देना पड़ता था और 10% किसान अपने पास रखते थे। स्थायी बंदोबस्त की योजना जो बनाई थी वो थी जॉन शोर ने बनाई थी। ये ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में। लेकिन इसकी योजना किसने बनाई? वो बनाई जॉन शोर ने, इसकी योजना बनाई थी। अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पे स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो ये बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। आगे जो शासनकाल आया वो आया सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का शासनकाल आया। तो इसके द्वारा जो किए गए कार्य थे वो सबसे पहले थे अहस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप नीति में यह था कि हम जो भी कानून बनाएंगे तो जो नागरिक के जो दैनिक जीवन में है उनका न्यूनतम हस्तक्षेप हो, यानी जो भी हम नागरिकों के हितों में कानून बनाएं उसमें नागरिकों का कुछ ज़्यादा वो ना हो, नुकसान ना हो, यानी उन पे उनके आम जीवन में जो उनका जीवन चल रहा उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो उनके हितों की रक्षा के हेतु ये अहस्तक्षेप नीति लाई गई थी कि जो भी कानून बनेगा वो नागरिकों के हितों में ही होगा। आगे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जो थंबनेल, मैंने एक राज्यों के साथ सीमा करते देशों की ट्रिक बनाई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो का ज़रूर जाके देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके द्वारा आप जो भारत के साथ जो सीमा लगाते देश हैं उसकी ट्रिक मिनटों में याद कर लेंगे। यह देख सकते हैं आप, कुछ मैंने ट्रिक लिखी भी हुई है, लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे काफ़ी अच्छे से आपको भारत के साथ जो सीमा लगाते देश हैं उनकी ट्रिक याद हो जाएगी। यानी भारत के राज्यों के साथ जो सीमा लगाते देश हैं, कि जैसे कि पंजाब के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, या पश्चिमी बंगाल के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो उनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल नियुक्त हुए लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली का शासनकाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे। इनका शासनकाल था 1798 से लेके 1805 तक। तो इनके द्वारा लाई गई थी सहायक संधि। सहायक संधि एक प्रकार की ये थी कि जैसे कि अंग्रेज जो भारत में राज्य व्यवस्था थी उनकी सहायता करते थे। भारत में जैसे कि सहायता करना, जैसे कि जो भारत के रियासतें थी उनके राजाओं को कुछ पैसा दे देना या सैन्य सहायता दे देना। उसके बाद जब वो इन चीज़ों को लौटा नहीं पाते थे तो वो उन राज्यों पर अपना शासन कर लेते थे, जैसे कि आज के टाइम में चाइना कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो ये इस प्रकार की सहायक संधि थी। तो ये जो सहायक संधि थी इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा ही सहायक संधि लाई गई थी, सबसे पहले फ्रांसीसियों के द्वारा। बाद में अंग्रेजों ने भी इसे अपनाई। तो ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसके द्वारा भारत के देशी रियासतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किया गया और भारत अच्छे संबंध स्थापित किया गया। और इसके दो चरणों में लागू किया गया था, प्रथम चरण तथा दूसरा चरण। प्रथम चरण में जैसे मैंने आपको बताया, अंग्रेजों ने देशी रियासतों को सैन्य शक्ति तथा आर्थिक लाभ उधार दी, यानी आप हमसे सैन्य शक्ति ले लो, आर्थिक मदद ले लो। बाद में क्या होता था कि वो जो रियासतें थी, जो वो इनका पैसा या सैन्य शक्ति के द्वारा जो किराया लगता था या जो भी कुछ देना होता था वो नहीं लौटा पाती थी, तो वो क्या करते थे, अंग्रेज इन पे शासन करना स्टार्ट कर देते थे इन राज्यों पर। आगे इसे कहते थे इस सहायक संधि। आगे देख सकते हैं सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेल्जली के शासनकाल में जो स्थापित हुई थी सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि में विलय जो हुआ था वो था हैदराबाद। हैदराबाद सबसे पहला आया था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी 1798 ईस्वी में। इसके द्वारा बाद में मैसूर आया 1799 ईस्वी में, फिर तंजौर भी 1799 ईस्वी में, अवध आया था 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया, पेशवा 1802 ईस्वी में, बरार तथा भोसले 1803 ईस्वी में, तथा सिंधिया ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी, 1804 ईस्वी में। ये थी इनकी सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली की। आगे जो शासनकाल आया लॉर्ड वेल्जली का ही 1798 से 1805 तक। तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज एक्चुअल में यह था कि भारत में अंग्रेजों को शिक्षा दी जाती थी भारतीय भाषाओं की। अंग्रेज भारत में भारतीय भाषाओं की शिक्षा लेते थे, क्योंकि अगर भारत में शासन करना था या जो भारत में व्यापार चलाना था तो इन्हें भारतीय भाषाओं की नॉलेज होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो भारत के लोग थे तो उस टाइम उतने एजुकेटेड या वैसे थे नहीं। तो उसके द्वारा जो अंग्रेज़ थे वो हिंदी भाषा या और भाषाओं को सीखते थे, जिससे इनका जो व्यापार हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1854 ईस्वी में। और जो लॉर्ड वेल्जली था इसे यह खुद को क्या कहता था, बंगाल का शेर भी कहा करता था। लॉर्ड वेल्जली इसने खुद को बंगाल का शेर भी कहा है, अपने आप को इसने उपाधि दी थी बंगाल के शेर की। यह फोर्ट विलियम कॉलेज जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। आगे किसका शासनकाल आया, सर जॉर्ज वॉरलो। सर जॉर्ज वॉरलो का शासनकाल आया। ये जो मैंने आपको सभी बताया है इन सब की जो नियुक्ति हुई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही हुई है, इन सभी की नियुक्ति। तो सर जॉर्ज वॉरलो का जो शासनकाल आया वो था 1805 से लेकर 1807 तक। तो इनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं थे, लेकिन इनके में एक विद्रोह हुआ था, वेल्लोर विद्रोह। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, वेल्लोर विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ और ये क्या था। तो वेल्लोर विद्रोह सर जॉर्ज वॉरलो के शासनकाल में हुआ था। ये एक प्रकार का सिपाही विद्रोह था, इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, जो 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य शहर वेल्लोर में हुआ था। ये सिपाही विद्रोह एक्चुअल में क्या था, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह हुआ जिसमें भारतीय सिपाहियों ने वेल्लोर के किलों पर कब्जा कर 200 अंग्रेजों को सैनिकों को मार दिया था। तो इस विद्रोह का कारण क्या था, इस विद्रोह का ये कारण था कि हिंदू सिपाहियों को माथे पर तिलक लगाने और धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और मुस्लिमों को दाढ़ी और मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वेल्लोर विद्रोह इस कारण हुआ था सर जॉर्ज वॉरलो के शासन काल में। आगे लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल आया। तो इनका शासनकाल था 1807 से लेके 1813 के मध्य।
तो इनके द्वारा जो कार्य हुए थे, एक हुई थी अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो अमृतसर की संधि अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि में यह था कि रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पूर्वी तट तक विस्तार सीमित कर दिया गया था। यानी सतलुज नदी के पूर्वी तक ही इनका विस्तार था, इससे आगे नहीं जा सकते थे। जबकि उत्तर में इनका जो राज्य विस्तार की छूट प्रदान की गई थी, यानी आगे अपना राज्य शासन बढ़ा सकते हैं। तो अपने राज्य का विस्तार करते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1823 में पेशावर पर कब्जा कर लिया था। अब इनके शासनकाल में एक पास हुआ 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। यह हुआ लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। तो 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा मिल गई थी। यह था लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। और इसके बाद जो शासनकाल आया वो था लॉर्ड हास्टिंग्स का शासनकाल आया। इसके बाद तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे, एक थी संगोली की संधि। तो ये संगोली की संधि एक्चुअल में क्या थी? तो संगोली की संधि में 1816 ईस्वी में अंग्रेजों तथा गोरखों के बीच हुई थी संगोली की संधि। तो इसके द्वारा नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करके दिया गया और काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि तथा ब्रिटेन की सैन्य सेवाओं में गोरखों की भर्ती को शामिल किया गया था। ये थी संगोलियों की संधि कि कुछ नेपाल के क्षेत्र भारत में शामिल कर दिए गए थे तथा काठमांडू में ब्रिटिश प्रतिनिधि तथा ब्रिटेन की सैन्य सेवाओं में गोरखों की नियुक्ति की जाने लगी थी। किसी ने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। मराठाओं की शक्ति को इसने प्रेस पर भी काफ़ी प्रतिबंध लगाए तथा इसे समाप्त कर दिया था। इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसने जो प्रेस पे जो प्रतिबंध लगे थे उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ये देख सकते हैं आप, जो मैंने बताया संगोली की संधि। ये देखिए कुछ इनका विस्तार, ये यहाँ पे गोरखे थे तो यहाँ पे इनका विस्तार था किसका? ब्रिटिश शासन का। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने कुछ क्षेत्र थे नेपालियों ने, वो किसके? भारत में ब्रिटेन को दे दिए। आगे हम देखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल। उसके बाद किसका? लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेके 1826 के बीच। तो इसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण किए गए कार्य नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था, वह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल में। उसके बाद जो शासनकाल आया लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से लेके 1835 के बीच में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने पहले बंगाल पर शासन किया, उसके बाद भारत पे शासन किया। तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग ही था भारत का पहला गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था। अब इनका कार्य क्या था कि भारत में किस प्रकार शासन किया जाए। आगे लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा कुछ कार्य थे इनके शासनकाल में। सती प्रथा की समाप्ति राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सती प्रथा एक्चुअल में ये थी, अगर किसी की मृत्यु हो जाती, किसी की पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी पत्नियों को जिंदा उनके आत्मदाह यानी कि अस्थियों पर जला दिया जाता था। यह देखिए इसकी पति की अस्थि भी है, उसके ऊपर ये बैठी हुई, तो उनके अस्थियों में जिंदा ही जला दिया जाता था। तो इसे कहा जाता था सती प्रथा की समाप्ति, जिसे राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम की सहायता से बिल्कुल समाप्त कर दिया था। आगे लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1835 में बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। 1835 में बेटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा ये निश्चित किया गया कि कंपनी की सेवा में किसी को धर्म, जाति तथा रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी कंपनी में किसी को लगना है तो धर्म, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चार्ल्स मैटकॉफ का शासनकाल आया। चार्ल्स मैटकॉफ का शासनकाल, तो इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था, क्योंकि इसने प्रेस के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए थे और इसने प्रेस पर लगे जो प्रतिबंध थे वो बिल्कुल हटा दिए थे। आगे आया लॉर्ड ऑकलैंड का कार्य। लॉर्ड ऑकलैंड, तो इसके शासनकाल में एक प्रथम अगल अफगान युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। एक 1839 ईस्वी में कलकत्ता से लेके दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड की मुरम्मत करवाई थी। जीटी रोड की मुरम्मत किसने करवाई थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने। कहाँ से लेके? कलकत्ता से दिल्ली तक, यानी आप कैसे कह सकते हैं दिल्ली से या कलकत्ता से लेके दिल्ली तक ये जीटी रोड की जो मरम्मत है वो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुई थी। जीटी रोड, इसकी जो वैसे जो इसका इतिहास है वह कहा जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा ही जीटी रोड की स्थापना की गई थी। आगे लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था। यानी दास प्रथा एक प्रकार की ऐसी प्रथा थी जो ऊंचे पद के लोग थे या जो ऊंचे साहूकार या वो थे, वो जो निम्न लोग थे उनको एक बंदी बना के कोई काम करवाना या ये सब प्रथाएं थी। उनके बंदी बनाकर उनसे काम करवाए जाते थे या उन पर अत्याचार किया जाता था, तो दास प्रथा ये थी। तो इसका उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में हुआ था। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में ही हुआ था। रविवार की छुट्टी की घोषणा 1843 ईस्वी में। इसको हम ऐसे भी याद सकते हैं, रविवार की छुट्टी यानी 6 दिन टोटल होते हैं, 7 दिन, उसमें एक हमें छुट्टी चाहिए। हमें छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि हम एलियन नहीं है, एलियन नहीं, हम एक इंसान है। तो इसी एलियन से हम याद रखेंगे एलिनबरो। एलिनबरो के ही शासनकाल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो शासनकाल आया, लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल आया 1844 से लेके 1848 तक। तो इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नरबली की प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। आगे लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। तो इनाम कमीशन, इसके तहत भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। यानी किस भूमि पर अगर किसी का अधिकार नहीं होता था तो उसे अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक चला। इसे रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में भारत में रेलवे चली सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर तक प्रथम रेलवे चली थी। आगे जो इसके द्वारा किए गए कार्य थे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया 1854 में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया तथा भारत में पहली बार डाक प्रथा चली। डाक टिकट पहली बार प्रचलन में आया 1854 में। इसने शिमला को ग्रीष्म काल राजधानी बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्म काल का राजधानी बनाया। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार तार सेवा की शुरुआत हुई थी इसी के शासनकाल में। इसके शासनकाल में जो कार्य हुए वे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना हुई थी इसी के शासनकाल में। आगे लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल, हड़प नीति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके शासनकाल में ये थी, अगर किसी देशी रियासतों का कोई वारिस नहीं होता था तो उसे अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया जाता था। और उसका आगे वारिस ना होने के कारण अगर वो मर जाता था और उसका वारिस ना होता था तो उसे अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया जाता था। सबसे पहले जो इसमें मिलाया गया हड़प नीति के द्वारा वो था 17। ये एग्ज़ाम में पूछा क्वेश्चन है। सबसे पहले 17 को मिलाया गया अंग्रेजी शासनकाल में 1848 में। उसके बाद बुंदेलखंड उड़ीसा में जो है 1849 ईस्वी में। उसके बाद बाघाट हिमाचल प्रदेश में है 1850 ईस्वी में। उसके बाद उदयपुर को मिलाया गया 1852 ईस्वी में। उसके बाद झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में तथा अवध को 1856 में मिलाया। इसके बाद जो शासनकाल आया वो आया लॉर्ड कैनिंग का। तो इसका जो शासन था वो था 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक। ये भारत का प्रथम वायसराय था और यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। जो 1857 का विद्रोह था, तो जब ये विद्रोह हुआ था तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो छवि थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिससे जो पूरा व्यापार था और पूरा जो ब्रिटिश शासन था वो सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था। तो ये
पहला वायसराय था जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त हुआ था, प्रथम वायसराय। इससे पहले जितने भी वायसराय, जितने भी गवर्नर नियुक्त हुए थे, वो सब किसके द्वारा नियुक्त हुए थे? वो हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यही बात आपने समझनी है। 1857 ईस्वी के बाद जब वायसराय नियुक्त हुए तो वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त हुए थे, जबकि जो उससे पहले जो गवर्नर नियुक्त हुए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त हुए थे। 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां हुई थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्तियां हुई थी, और वो थी वायसराय की नियुक्तियां। तो 1857 का विद्रोह क्या था? तो ये एक प्रकार का ऐसा विद्रोह था जिसमें राइफलों और कारतूसों में गाय और सुअर से बनी चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिससे जो हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को ठोस पहुंची थी 1857 के विद्रोह में। इस विद्रोह का जो नायक है वो मंगल पांडे था, और ये घटना हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी घटना मेरठ में, परंतु ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी थी 1857 का विद्रोह। और ये देश की आज़ादी का पहली क्रांतिकारी विद्रोह कहा जाता है, कि जब देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था वो था 1857 का विद्रोह। जब ये धीरे धीरे अन्य देशों में, अन्य राज्यों में फैलने लगी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने इसे संभाला। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल में जो 1857 का जब विद्रोह हुआ, मेरठ में तो मंगल पांडे क्रांतिकारी थे, दिल्ली में इसके जो नायक थे वो थे बहादुर शाह जफर जो 1857 का विद्रोह में, और कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 58 से 57 का जो विद्रोह हुआ था तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन नायक थे? झांसी रानी लक्ष्मीबाई नायक थी 1857 के विद्रोह की। इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवत सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, फैज़ाबाद में मौलवी मोहम्मदुल्लाह, और फतेहपुर में अजीमुल्ला। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में नायक थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पास हुआ था। इसके अनुसार जो सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया था। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जैसे मैंने आपको बताया, लॉर्ड वेरेन हास्टिंग के शासनकाल में 1774 ईस्वी में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सिर्फ कलकत्ता उच्च न्यायालय की, लेकिन इसके शासनकाल में वो चीज़ ख़त्म करके कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के शासनकाल में पास हुआ था, जिसकी सहायता से ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से, यानी जो विधवा लोग हैं उनका पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह करवा सकें, तो इसके लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास किया गया था। इसके शासनकाल में मुगल सम्राट के जो पद को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा प्रेक्षक का सर्जन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, नियंत्रण और महालेखा प्रेक्षक कहलाया। इसने हड़प नीति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी थे वो हड़प नीति के सिद्धांत को लेके आया था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने हड़प नीति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट आगे लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल आया। ये 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक था। तो इनके शासनकाल में सिर्फ वहाबी आंदोलन हुआ था, इसी के शासनकाल में एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में इसका शासनकाल था 1864 से लेकर 1869 तक। तो इसके शासनकाल में 1865 में इसके द्वारा भारत तथा यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, लॉर्ड लॉरेंस के ही शासनकाल में। नेक्स्ट आगे जो इम्पोर्टेंट शासनकाल है लॉर्ड मेयो का शासनकाल है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मेयो, क्योंकि इसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजी समय में प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और इसने लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। 1869 से लेकर 1872 तक इसका क्या था, शासनकाल था। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासनकाल। इसका शासनकाल रहा 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक। तो नॉर्थब्रुक का शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध कुका आंदोलन पूछा जाता है। कुका आंदोलन जो हुआ था नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। पंजाब में ये मोस्टली हुआ था कुका आंदोलन, जिसमें जो नामधारी सिख संप्रदाय के जो सिख थे उन्हें कुका कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सिखों में जो नामधारी होते हैं सिख संप्रदाय के लोग, उन्हें कुका कहा जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? गुरु राम सिंह ने।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। नॉर्थब्रुक ने यह भी घोषणा की थी। नेक्स्ट, आगे जो शासनकाल आया वो आया लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से लेके 1880 तक। तो लिटन के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत व्यापार करने के लिए और शस्त्र को रखने के लिए, पर्सनली किसी शस्त्र को रखने के लिए और व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया और इसने सिविल सेवा में जो परीक्षा करने की आयु की तिथि होती है कि कितनी आयु होनी चाहिए किसी परीक्षा में, तो सिविल सेवा परीक्षा में जो आयु थी उसने 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था सिविल सेवा की परीक्षा में। नेक्स्ट, आगे जो शासनकाल आया वो आया लॉर्ड रिपन का शासनकाल। लॉर्ड रिपन के शासनकाल 1880 से लेके 1884 ईस्वी तक था। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसने उसी आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया किसी की सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को। लॉर्ड रिपन ने घटाया, किसने था? लॉर्ड रिटन ने। लॉर्ड रिटन ने घटाकर कितना कर दिया था? 21 से घटाकर 19 कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने क्या किया? 1880 से 1884 तक जिसका शासनकाल था, इसने क्या किया? इसने फिर सिविल सेवा में जो आयु की सीमा थी वह 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। और इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? इसके शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। नियमित रूप से जनगणना इसी के शासनकाल में ही हुई थी, क्योंकि जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी वो कुल किसी क्षेत्रों में हुई थी, पूरे भारत में एक्चुअली सही से तरह से नहीं हुई थी। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बिल्कुल बढ़िया तरीके से जनगणना करवाई गई थी। तो नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी 1881 में, वो लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हुई थी। तभी से हर 10 साल बाद भारत में जो है जनगणना होती है। अब जो जनगणना होनी है वो 21 या 22 में होनी है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1881 की जनगणना में कौन कौन से नहीं जुड़े थे, वो है हैदराबाद और राजपुताना। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 इसी के शासनकाल में पास हुआ था, जिसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उन्हें काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे जो शासनकाल आया लॉर्ड डफरिन का शासनकाल। तो ये सब मैंने जैसे आपको बताया ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त वायसराय थे। उससे पहले जो नियुक्त होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। परंतु 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग जब नियुक्त हुआ तो प्रथम वायसराय था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त हुआ था। आगे लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। तो इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। A.O. ह्यूम तथा दादा भाई नौरोजी तथा दिनशा वाचा, ये इन तीनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट, आगे लॉर्ड डफरी के शासनकाल में जो हुआ था वो था तीसरा अगल बर्मा युद्ध, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। जब तीसरा अगल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड डफरी के शासनकाल में, जिसमें बर्मा को अंतिम रूप से किसमें? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश के बाद बर्मा। तो इसे क्या किया गया था? बाद में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, जिसे आज बर्मा को क्या कहा जाता है? म्यांमार कहा जाता है। बर्मा को आज के नाम म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके शासनकाल में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था डफरिन के ही शासनकाल में। आगे जो शासनकाल आया वो आया लॉर्ड लैंसडाउन। इसका शासनकाल था 1888 से लेके 1894 तक। तो इसने डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। कब? 1896 में सर डूरंड के द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसका जो नाम है सर डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये निर्धारित की गई थी। आप ये देख सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा यहाँ पे निर्धारित की गई थी। ये जो थोड़ा सा आप पार्ट देख रहे हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, इसे ही कहा जाता है डूरंड रेखा। परंतु अब ये जो रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि जो ये वाला एरिया पड़ जाता है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये है
POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो ये वाला जो एरिया पड़ जाता है, इसके कारण कहा जाता है कि अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगती है। तो इसी के शासनकाल में निर्धारित किया गया था डूरंड रेखा। नेक्स्ट आगे जो शासनकाल आया वो आया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल 1894 से लेकर 1899 तक। तो इसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया। आगे आया लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बहुत सी चीज़ें हुई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 तक था। तो इसके द्वारा भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 पास हुआ। इसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। अंग्रेजी मुद्रा को इसने क्या, भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। किसके द्वारा? भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 के ही द्वारा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया था इसी के शासनकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसके शासनकाल में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 पास हुआ, क्योंकि यह ऐसा पहला वायसराय था जिसने पुरानी इमारतों की रख रखाई पर ध्यान दिया। तो भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया था। किसके द्वारा? भारतीय स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा। तो यह था लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और क्या हुए? इसने कृषि बैंक खुलवाए और कृषि इंस्पेक्टर की नियुक्ति की लॉर्ड कर्जन ने। विक्टोरिया मेमोरियल 1901 में लॉर्ड कर्जन ने महारानी विक्टोरिया को समर्पित, यहाँ विक्टोरिया आ गया, गलत हो गया, महारानी विक्टोरिया को समर्पित मेमोरियल का निर्माण करवाया था, जो कोलकाता में स्थित है। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के ही द्वारा। यह है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कहाँ पे है? कलकत्ता में। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, बंगाल विभाजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बंगाल विभाजन 1905। तो इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को शिमला में हुआ था। तो इसमें प्रकार बंगाल दो प्रांतों में बटा, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो प्रांत था वो था असम प्रांत को ही पूर्वी बंगाल कहा जाता है, और इसका जो मुख्यालय था वो था ढाका। पश्चिमी बंगाल था पश्चिमी बंगाल, जो आज के टाइम प्रेजेंट में है, आप ये देख सकते हैं, यह है बंगाल, यह है पूर्वी बंगाल, असम वाला क्षेत्र। तो जो आज के टाइम प्रेजेंट में जो पश्चिमी बंगाल है, ये वही क्षेत्र है, जबकि पूर्वी बंगाल इसका मुख्यालय ढाका में था। ये असम का कुछ क्षेत्र था और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र थे। तो इस प्रकार जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। कुछ लोग इसके फेवर में भी थे और ज़्यादातर जो लोग थे इससे डिसएग्री थे कि हाँ, बंगाल का जो विभाजन है नहीं होना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में बनता है, इसलिए आप इसे याद रखना है। और इसका जो घोषणा हुई थी वो हुई थी शिमला में हुई थी। आगे जो शासनकाल आया वो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से लेके 1910 तक। तो इसके शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये NTPC में कम से कम 20 से 25 बार, अब की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा और जो हर रिव्यू देखते होंगे NTPC एग्ज़ाम का, तो उनको पता होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ये रिपीट ही क्वेश्चन बनी जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इसकी जो स्थापना की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने की थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस की जब नियुक्ति हुई थी तो कांग्रेस के कुछ अधिवेशन थे, इसकी मैं वीडियो आपको जल्द ही दे दूंगा। तो इसमें कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रास बिहारी बोस, और ये अधिवेशन सूरत में हुई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है 1907 का सूरत अधिवेशन, या 1907 में जो सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट आगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल में और क्या हुआ? इसके शासनकाल में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ 1900 किसका आप देख सकते हैं, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो जो कांग्रेस था वो दो दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल के जो नेता थे वो थे अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये थे गर्म दल के नेता। जबकि जो नरम दल के नेता थे वो थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपाल सिंह गोखले। इनके कुछ अपने तथ्य भी थी, जैसे कि जो नरम दल के नेता थे वो जनगण मनगण को राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे, जनगण मन को। लेकिन जो गर्म दल के नेता थे वो वंदे मातरम को अपना राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे। इस प्रकार जो ब्रिटिश सरकार में ही 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में जो कांग्रेस था वो दो दलों में बढ़ गया था, गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट आगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल। इसका शासनकाल 1905 से लेके 1910 तक रहा। इसके ही शासनकाल में जो भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी थी, भारत की राजधानी दिल्ली, तो भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, ये इम्पोर्टेंट है। इसी के शासनकाल में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से लेके 1916 तक। तो 1910 से लेके 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ये 2 बार प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल, ये हुआ 1916 से लेके 1921 तक। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल। तो इसके शासनकाल में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था इसी के शासनकाल में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। ये आपकी एनटीपीसी में एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। इसका शासनकाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। कब? 1916 से लेके 1921 में, जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल था। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था और इसमें मुस्लिम लीग भी इनके साथ आ गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। रोलैक्ट एक्ट 1919, इसी के शासनकाल में रोलैक्ट एक्ट 1919 पास हुआ था। इसके द्वारा इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो इसमें यह था कि किसी को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर उसे सजा दी जा सकती थी, रोलैक्ट एक्ट 1919 के तहत, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह पास हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को विसाखी वाले दिन अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में सेंट्रल आयोग 1917 पास हुआ था। तो ये एक प्रकार का शिक्षा से संबंधित सुझाव कमेटी थी, कोलकाता विश्वविद्यालय के लिए ये एक प्रकार की सुझाव कमेटी थी। तो इसे कहा जाता है सेंट्रल आयोग 1917। तो ये पास हुआ लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में। नेक्स्ट आगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, जो अभी चल रहे हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के लिए था। तो यह एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बना है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये संबंध है तुर्की में खलीफा के पद से। असहयोग आंदोलन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये दोनों साथ साथ में ही हुए थे, लगभग 1 साल के ही फर्क में। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने की थी। इसी तरह गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। 1919 में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था। और तीसरा अफगान युद्ध इसी के शासनकाल में ही हुआ था। तीसरा अफगान युद्ध लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में। नेक्स्ट जो आगे शासनकाल आया, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल आया, वो आया 1921 से 1926 तक। मोपला विद्रोह 1921 ये इसके शासनकाल में ही हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ये केरल के मुसलमानों के द्वारा किया गया था, जो वहाँ अस्थायी जमींदार थे। 1921 में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। 1921 में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है वापस ले लिया था। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। तो ये थे लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुए कुछ कार्य। आगे जो कार्य हुए लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, और इस दल ने मध्य प्रांत तथा बंगाल में पूर्ण बहुमत भी हासिल किया था जब इसने इलेक्शन लड़ा था। नेक्स्ट आगे लॉर्ड इरविन का शासनकाल आया। तो इसके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत में आया था, जिसका काफ़ी विद्रोह हुआ था और इसे साइमन कमीशन वापस जाओ के भी नारे लगाए गए, जिसमें लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? वो था 3 फरवरी 1928 को, लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में। नेक्स्ट आगे लॉर्ड इरविन के शासनकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 पास हुआ। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला और नमक कानून को तोड़ा, जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 के, जब नमक कानून तोड़ने के बाद अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब हमें भारत को उनकी सत्ता सौंपनी ही पड़ेगी और हमारा जो राज है भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए गोलमेज सम्मेलन हुए थे कि किस तरह ये जो है भारत को सत्ता सौंपी जाए, तो अंग्रेजों के द्वारा किस तरह भारत को उनको सत्ता सौंपी जाए। तो इसीलिए गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो ये सभी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ये लंदन में हुए थे। सभी के सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, जिसे साइमन आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर यह आधारित थी। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ये आपने याद रखना है, 12 नवंबर 1930 को। और दूसरा जो हुआ था और जो तीसरा हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरा तीसरा हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। जस्ट इसके बाद लॉर्ड इरविन के शासनकाल के बाद लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। वह हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। और तीसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? वो भी जस्ट कुछ दिन बाद ही तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन एक्चुअली बस यही था किस तरह भारतीयों को सत्ता सौंपी जाए। तो पहला जो सम्मेलन हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, वो उसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिसने भाग लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? वो थे भीमराव अंबेडकर जी। तो आगे हम देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल, जिसे मैंने आपको बताया इसमें दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इसी के शासनकाल में हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि जब भारतीय संविधान जब तक नहीं बनकर तैयार हुआ तो जो भारत पे जो शासन चला 1947 से लेकर 1950 तक, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान आया, उससे पहले जो भारत में शासन करने का एक तरीका था तो वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के ही द्वारा किया गया था भारत में शासन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लॉर्ड लिनलिथो का शासनकाल, ये 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में पहली बार चुनाव करवाई गई, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में जीत हासिल की थी। दूसरा विश्व युद्ध लॉर्ड लिनलिथो के ही शासनकाल में हुआ था 1939 में। फोर्ट ब्लैक एक प्रकार की राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। और इस दल के जो महासचिव थे वो थे देवव्रत विश्वास थे इस दल के महासचिव। नेक्स्ट लॉर्ड लिनलिथो का शासनकाल 1936 से 1943 तक ही रहा। तो इसके शासनकाल में क्रिप्स मिशन है जो आया था। क्रिप्स मिशन 1982 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह था, जिसका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने विरोध किया था। क्रिप्स मिशन कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें हम भारत का सहयोग चाहिए था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, पूरे देश में एक रिसेशन था, डिप्रेशन आ चुका था। तो इसमें भारत का सहयोग चाहता था ब्रिटिश सरकार, जिसके कारण इसका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन इसी के शासनकाल में हुआ था। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को ही शुरू हुआ था। आगे नेक्स्ट लॉर्ड वेवेल का शासनकाल आया। कैबिनेट मिशन 1946 की स्थापना,
जो 1944 से लेके 1947 तक लॉर्ड वेवल ही था। तो कैबिनेट मिशन 1946 इसी के शासनकाल में आया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली सभा का गठन किया गया 1946 में, कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन 1946 का गठन किया गया था। इसके सदस्य थे कौन, ये एग्जाम में आपके एनटीपीसी में पूछा था, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो इसके सदस्य थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। आगे जो शासनकाल आया, लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल 1947 से लेके 1948 तक। भारत का अंतिम वायसराय कराया, इसे आप बोल सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और इसे कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो वायसराय का पद था उसे समाप्त कर दिया गया, परंतु जो गवर्नर जनरल का पद था वो दोबारा से उत्पन्न हुआ, जिसमें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन बना। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई, जिसमें क्या हुआ, भारत विभाजन शामिल था, जिसे माउंटबेटन घोषणा कहा जाता है। भारत का जो विभाजन था जिसमें पाकिस्तान अलग बना, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था, इसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन किसके तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के ही तहत हुआ था। नेक्स्ट आगे लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसके तहत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, भारत से अलग एक पाकिस्तान बना, तथा भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई, पाकिस्तान और भारत के बीच। और भारत के विभाजन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेट एटली थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, ये जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे क्लीमेट एटली, वो थे प्रधानमंत्री। कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली। नेक्स्ट, ये था हमारा सारा किस तरह भारत में अंग्रेजी राज्य आया और किस तरह भारत आज़ाद हुआ, सभी क्रांतिकारियों ने अपना अपना कैसे सहयोग दिया। तो ये हमारी थी फुल वीडियो। आगे मैं आपके लिए बस एक थोड़ा सा ये चीज़ लेके आया हूँ कि आप समझिए चीज़ों को, कौन प्रथम वायसराय था, कौन प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन प्रथम भारतीय गवर्नर था। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट देखिए क्या बताया है मैंने आपको। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। किसके तहत बना था ये, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो कहाँ का था ये भारत का प्रथम का था गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। भारत की विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे थे इम्पोर्टेंट भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय तथा उनके द्वारा किए गए कार्य। ये वीडियो ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।